नमस्ते, मैं निखिल हूं और शुभम के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं खबर गांव के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली स्टेशन पर एक भगदड़ हुई, जिसके नतीजे में सरकार का ऐसा कहना है कि 18 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान हो गया है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक के नहीं मिला है कि इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों होती है। संभवतः दुनिया की इकलौती राजधानी है नई दिल्ली, जो कि इतने बड़े देश की सीट ऑफ पावर है, और वहाँ का जो मुख्य रेलवे स्टेशन है, वहाँ भगदड़ों का इतिहास आपको मिल जाएगा वहाँ के मुख्य रेलवे स्टेशन पर। तो शर्मनाक रिकॉर्ड है, लेकिन हमारे नाम तो है ही। और हम दोनों चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। इन भगदड़ों के इतिहास से हमने कुछ सीखा है या नहीं। हम जिस तरह की बातें करते हैं अपने बारे में और अपने देश की रीच पहुंच के बारे में, जगह के बारे में, क्या हमारा ट्रांसपोर्ट वैसा है या नहीं, जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तब रिपोर्टर शुभम जैसे, अभिषेक जैसे जब जाते हैं मैदान पर, तो उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो तंत्र है वो कितना रोकने की कोशिश करता है कि जो हुआ है उसे मत दिखाओ। शुभम, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं, 15 फरवरी की शाम को ये घटना होती है, उसी रोज आप एक दूसरी ट्रेन में बैठे हुए थे, आप दिल्ली आ रहे थे, आपने कवरेज जो की है वो 16 तारीख को की है, और 16 तारीख को जो आपने देखा वो सब जी आपने लोगों को दिखाया। मुझे पहले बताइए कि 15 तारीख को बनारस से दिल्ली आने का अनुभव कैसा था? 15 तारीख क्योंकि उस दिन शनिवार थी और उस दिन बनारस स्टेशन जो है, जिसे मड़वाड़ी स्टेशन कहा जाता है, वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है, रोज़ाना ट्रेन है, बीएसबीएस सुपरफास्ट और एनडीएलए सुपरफास्ट नाम है। वहाँ पर जब मैं पहुँचा प्लेटफॉर्म पे, तो अमूमन इतनी भीड़ नहीं होती है वहाँ। अगर तीज त्यौहार की भी बात होती है तो जो भीड़ होती है वो नियंत्रित होती है। सब अपनी अपनी बोगी, क्योंकि ऊपर लेबलिंग होती है कि यहाँ A1 रुकेगा, यहाँ B3 रुकेगा, सब लोग वहाँ खड़े होते हैं, तो नियंत्रित भीड़ होती है। पर उस दिन मैंने देखा कि भीड़ जो थी वो बेतहाशा, सीढ़ियों पर तक भीड़ थी, मतलब जो प्लेटफॉर्म पे सीढ़ियाँ उतरती हैं वहाँ तक भीड़ थी, लोग भरे पड़े थे। तो मुझे लगा कि मैं अपनी बोगी तक पहुँचूंगा कैसे। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन जैसे ही आई, भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो ये नहीं देख रहे हैं कि ये कौन सा कोच है, स्लीपर है, जनरल है, थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, वो सिर्फ घुस रहे थे। मेरे आंखों के सामने वहाँ हाथापाई भी हुई कुछ लोगों में ट्रेन में चढ़ने को लेकर के। किसी तरह मैंने भी अपनी सीट पर, अपनी जगह पर मैं पहुंच पाया, और जब पहुंचता हूँ देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ। इनफैक्ट हमारी सीट पर भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे बोला जाता है कि भाई ये हमारी रिजर्व सीट है, तो उनका कहना था नहीं नहीं, इसे हमने बुक कर लिया है। कैसे बुक किया, ये तो थर्ड एसी है। नहीं नहीं, हम पहले आए हैं, हम पहले जाएंगे। फिर बहुत हट मानने पे वो हटते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें सिर्फ कुंभ तक जाना है, आप तब तक मैनेज करिए। खैर, सीट मिलती है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, उस भीड़ में जो लोग थे, जैसे मेरे बगल में कुछ अच्छा, ये लोग बनारस से इलाहाबाद जा रहे थे कुंभ स्नान के लिए। तो मेरे सामने वाली सीट पे लगभग 4-5 महिलाएं बैठी हुई थी। उनका पूरा इस हिसाब का सिस्टम था कि वो आई थी 10-12 लोग, जिनमें से 4-5 को इस बोगी में जगह मिल गई, बाकी कहाँ हैं, किस बोगी में, नहीं पता। वो आधे घंटे तक यही चर्चा कर रही थी कि वो फलाने अब तक चढ़े या नहीं चढ़े। फोन सबके पास नहीं था, फिर भी कोशिश हुई, एक औरत उनमें से उठ के गई देखने की अगल बगल की बोगियों में लोग हैं कि नहीं। ये सिलसिला, मतलब आपको सीट से नीचे उतरने, थर्ड एसी की मैं बात बता रहा हूँ, और वॉशरूम तक जाने की भी जगह नहीं थी कुंभ तक। लेकिन जैसे ही हम झूसी स्टेशन पर पहुंचते हैं, वहां पर ट्रेन रुकती है और कुंभ वाली सारी भीड़ झूसी और उसके पास के स्टेशन पर उतारती जाती है। प्रयागराज के रामबाग स्टेशन और प्रयागराज जंक्शन पर सन्नाटा पसरा हुआ मिलता है पूरा। पता चलता है कि कुंभ के जितने लोग थे यहाँ उतार दिए गए हैं। इसी दौरान अब लगभग 12-1 बज चुके थे, तभी हमें ट्विटर पे ये पोस्ट दिखने शुरू हो जाते हैं कि नई दिल्ली में भगदड़ हुई है। ट्रेन में भी इसको लेकर के काफी चर्चा। अच्छा, बड़ी अजीब स्थिति थी शुभम। एलजी पहले ट्वीट कर रहे हैं, उसमें घटना का विवरण कुछ है, उसके बाद 12:55 पे ट्वीट को उनसे कहा गया या उनको खुद रियलाइज हुआ, या ये किस तरह से सिस्टम चलता है मैं नहीं बता सकता, अब तो वो एलजी जाने। वो उसकी भाषा चेंज हो जाती है, जबकि बाद में जो सामने आता है वो तो और ही मतलब विभत्स बात होती है, अलग बात होती है। जी बिल्कुल, ट्वीट चेंज हो जाता है। दरअसल मैं उस वक्त मैं जो यात्री, और ये अजीब चल रहा है। ये कुंभ में भी हमने देखा स्टैम्पीड लाइक इंसिडेंट, स्टैम्पीड लाइक इंसिडेंट है ना। अब ये कोई बताए, मतलब मूर्धन्य भाषा का जो भी होता होगा, ऐसा कौन सा नॉट स्टैम्पीड होता है जिसमें लोग मर जाते हैं? बिल्कुल, ये तो सवाल है ना कि मतलब ठीक है, स्टैम्पीड में लोग मरते हैं, स्टैम्पीड आपके हिसाब से हुआ नहीं है,
है ना। तो कौन सा नॉट स्टैम्पीड है, भगदड़ जैसा क्या होता है ये भाई? वही हाल है कि हत्या की जैसा मैंने आपका मर्डर कर दिया हो। हाँ, ये है, और मेरी जान भी चली गई, आपकी जान चली गई। और मैंने हत्या नहीं किया है, हत्या के जैसा कुछ किया है। ये है, ये हालत है। तो यात्री भी जो ट्रेन में थे उनको पता है कि उनका डेस्टिनेशन दिल्ली है, उनके अंदर कभी मुझे वो डर या खौफ नहीं दिखाई दिया कि उनको ये लग रहा हो कि दिल्ली पे भगदड़ मची, अभी कुछ घंटों बाद हमारी ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, हम कैसे उतरेंगे। उनके लिए बस एक है कि भाई मैं अभी जहां हूं, मैं यहां से अपने गंतव्य तक, अपने घर या फिर अपनी रोजी रोटी जहां कमाने के लिए दिल्ली जाना है, वहां तक मैं किसी भी तरह पहुंच जाऊं। तो लोगों के अंदर वो डर, वो भय मुझे ट्रेन में तो नहीं दिखा। जब भगदड़ की खबर आई स्टेशन पे, जब मैं उतरता हूं तो वहां की स्थिति देखकर लगता ही नहीं है कि चंद घंटे पहले यहां पर कोई बड़ा हादसा हुआ है। बेशक नई दिल्ली का वो प्लेटफॉर्म नंबर 16, हमारी गाड़ी तो 1 पर उतरी थी क्योंकि प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब उतरी तो मैं ऊपर गया फुट ओवर ब्रिज पर, उसी फुट ओवर ब्रिज पर जो 13-14 और 15-16 के बीच की है, वहां पर मैं देखता हूं कि कई बार मैं आता हूं दिल्ली उसी रूट से, तो मुझे इतनी आरपीएफ नहीं दिखाई देती है जितनी उस दिन दिखाई दी। सीढ़ी पे बाकायदा टीटी दिखाई दी है जो लोगों को बता रहे नहीं आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप इधर से हट जाइए, बीच में मत खड़े रहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कभी, लोग सीढ़ियों पे बैठे होते हैं, जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर बैठे रहते हैं। आरपीएफ एक्टिव थी, वो प्लेटफॉर्म पर रस्सी से बांध के लोगों को रखी हुई थी। ये प्लेटफॉर्म 16 की मैं बात बता रहा हूं, जहां पर नई दिल्ली दरभंगा के लिए ट्रेन चलने वाली थी। ट्रेन अभी आई नहीं थी, भीड़ बेतहाशा थी, रस्सी से सबको रखा गया था कि वो एटलीस्ट ट्रेन से कुछ दूरी पर रहे, ट्रेन के पास ना जाए। आरपीएफ वहां तक बिल्कुल एकदम एक्टिव मुझे दिखाई दी, लेकिन जैसे ही दिल्ली दरभंगा ट्रेन आती है, आरपीएफ वो रस्सी खोलती है कि लोग अब जाएं नीचे, अपने अपने बोगियों में चढ़ें। वहां पर मुझे ये दिखाई देता है कि भीड़ इतनी ज्यादा है जो अंदर घुस रही है, इमरजेंसी एग्जिट से अंदर घुस रही है। आरपीएफ वहां सिर्फ सीटी बजा पा रही है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो शायद कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि 10,000 पर वो 2 आदमी क्या कर लेंगे या 10 आदमी क्या कर लेंगे। वहां पर फिर जैसा कि आपने बताया कि हमने रिपोर्टिंग करनी शुरू की कि ये कौन लोग हैं और क्यों जाना चाहते हैं। अभिषेक मिले आपको वहां? हाँ, फिर अभिषेक से मेरी मुलाकात होती है। अभिषेक आते हैं कैमरा सेटअप लेके, क्योंकि मैं अभी बस आ ही रहा था बनारस से। तो वहां पे मैं और अभिषेक जैसे ही नीचे उतरते हैं, हम लोग देखते हैं कि भीड़ बेतहाशा दौड़ना शुरू होती है। और लिटरली ये चीजें हम अपने कैमरा पे कैद नहीं कर पाए निखिल, लेकिन मैंने अपने सामने औरतों को गिरते हुए देखा दरभंगा वाली ट्रेन। अगले दिन की बात है। गिरने का कारण यह था क्योंकि ज्यादातर लोग वहां अपने सिर पर बोझ लेके चलते हैं, कोई हाथ में ड्रम लिया हुआ है, तो कोई बड़े झोले, तो कोई कंबल, तो कोई गद्दा। उसकी वजह से वो लोग जब प्लेटफॉर्म पे उसे रखकर अपने ट्रेन का इंतजार करते हैं और ट्रेन जब चलती है तो लोग ट्रेन के साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं कि हमारी बोगी आगे जा रही है या पीछे आ रही है। और तब आरपीएफ को भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि हटना पड़ता है। देख मतलब उसको मैं बिल्कुल उनके ड्यूटी से नहीं जोड़ूंगा। एक जान का खतरा, जो भीड़ गाड़ी के ऊपर मतलब एक लहर की तरह बढ़ने वाली, उसके आगे अगर जवान खड़े भी रहेंगे आरपीएफ के, वो बेचारे खुद पहले तो वही ट्रेन के नीचे जाएंगे, उसके लिए उनको दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे सकते। और वो खुद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही, क्योंकि वो अकेला आदमी अगर खड़ा है और उसे 1000 आदमी ढकेल रहे हैं तो वो उन्हें नहीं रोक पाएगा। महिलाएं वहां गिरती हुई भी दिखाई दी। और जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो निखिल ज्यादातर लोग मुझे उनमें ऐसे मिले कि उनका कहना था कि हमें कुंभ नहीं जाना है, हमें घर जाना है। किसी की माँ बीमार है, वो वहां स्टेशन में बैठ के रो रहा है कि मेरा बच्चा अंदर चला गया, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और अभी की जितने भी ट्रेनें चल रही है निखिल, उनमें एक चीज है कि अनरिजर्व वाली जो बोगियां हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अंदर जा पाए। बावजूद इसके महिलाएं हाथ में टिकट लिए स्टेशन पे खड़ी। अपने रिपोर्ट में हमने सबकी बातें भी रखी। और एक बंदा मुझे मिलता है निखिल, जो एक दिन पहले उसी भगदड़ में वो घायल होता है। उसकी एक आंख पूरी काली हो गई है, आंख खुल भी नहीं रही थी, सिर फटा हुआ था। तो उनसे मेरी बात हुई कि भैया अब आप कल घायल हुए, आज क्यों आ रहे हो? तो उनका कहना है कि मेरा जो सामान था, मेरे जितने पैसे थे, जो भी चीज़ थी, फ़ोन तक, कल की भगदड़ में गुम हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं दिल्ली यहाँ आया था किसी काम से, नौकरी के लिए। अब मुझे वापस अपने घर जाना है और मेरे पास घर जाने के लिए अब कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला आप इलाज करा लेते, आंख तो एटलीस्ट खुल जाती। तो उनका कहना था कि पैसे तक भी नहीं है और कोई जानते भी नहीं है किसी को, अब घर जाएंगे, जो होगा जीना मरना घर पर होगा। ये बंदा वही है जो एक दिन पहले भगदड़ में घायल होता है। एक बंदा क्योंकि ज्यादातर ट्रेन के ना मैंने देखे जो दरवाजों पे शीशे लगे होते हैं वो टूटे हुए मिले। एक बंदा उसी टूटे हुए शीशे से बाहर कूद के आता है गेट से, पसीने में बिल्कुल लथपथ। मतलब इतनी भी गर्मी नहीं है कि आप पसीने में लथपथ हो जाएंगे, पसीने में लथपथ, चेहरे से पसीना टपक रहा है, सांस फूल रही है। उससे बात होती है कि क्या हुआ, आप जब अंदर चले गए तो बाहर क्यों आए? तो उसका जवाब था कि मर जाऊंगा, अगर मैं अंदर रुकता हूं तो मर जाऊंगा, इतनी भीड़ है।
कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिनकी बच्चे बीमार हैं बिहार में, और वो यहाँ आए थे अपने ससुर या सास को देखने जो दिल्ली में बीमार हैं। वो लोग अब घर नहीं जा पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपने बच्चों को या फिर जो बुढ़े हैं जो बीमार हैं, पता नहीं उनको देख भी पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। तो ये स्थिति मुझे दिखाई दी। एक महिला निखिल मुझे ऐसे भी मिलते जो मैंने पूछा कि भैया नई दिल्ली इसी स्टेशन पे क्यों आप आनंद विहार से ट्रेन ले लो। उनका कहना है कि मैं आनंद विहार गई थी, वहां एकदम पैक्ड था, बाहर से ही बोल दिया गया कि आप जाओ, जो भी ट्रेन मिलेगी आपको नई दिल्ली पे। तो नई दिल्ली स्टेशन पे 16 फरवरी को मैंने जो देखा, मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि एक दिन पहले, एक दिन क्या मैं कहूँ 12-13 घंटे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी फुटओवर ब्रिज पर कोई बड़ा हादसा हुआ था। लोगों को पता है कि पूरा साफ कर दिया, बिल्कुल साफ। मतलब अमूमन हमें गुटखे की पीक दिखाई देती है, पन्नी या फिर रैपर्स फेंके हुए दिखाई देते हैं। मेरे सामने लिटरली रगड़ रगड़ के सफाई की जा रही थी सब कुछ की, एक चप्पल तक कहीं नहीं दिखाई दिया था निखिल। और ये बस कुछ घंटों की बात फिर मॉर्चुरी के तरफ आप एलएनजेपी फिर हमारी जब यहाँ से स्टोरी हो गई, जब हमने उस घायल आदमी को देखा तो हमें लगा कि ऐसे भी और लोग होंगे जो घायल होंगे, उनका इलाज चल रहा होगा। फिर हम वहां से पास के एलएनजेपी हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि मीडिया एंट्री बैन है। हमने अपने माइक आईडी और कोई कारण दिया, किसने आपसे मना किया? जब हम और अभिषेक जब माइक और आईडी बैग में रखे हुए थे, क्योंकि मेरे पास बैग था, मैं आ रहा था, तो हम अंदर घुसते हैं तो पहले रोका जाता है गेट पे, जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी होते हैं, बोलते हैं बैग चेक कराइए। अमूमन वहाँ बैग चेकिंग सबकी चल रही थी कि हॉस्पिटल के अंदर कौन बैग में क्या लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही उन्हें माइक आईडी जैसी चीजें या कैमरा दिखता था, वो बोलते थे कि मीडिया से हैं। उन्हें बोला हाँ हम मीडिया से हैं। नहीं सर मीडिया अलाउड नहीं है। फिर हुआ कि नहीं सर अंदर जाना है, बात नहीं सर मीडिया अलाउड नहीं, आप बाहर रहिए। ये नॉर्मल, मतलब गेट नंबर 4 की बात है। गेट नंबर 5 और 4 जो है वो एग्जैक्ट इमरजेंसी जो एलएनजेपी का है उसके बाहर खुलता है, जहां से आप इमरजेंसी देख सकते हो, इमरजेंसी का वार्ड। तो इमरजेंसी वाले वार्ड के बाहर तो बाकायदा मुझे लगता है एक बड़ी टुकड़ी लगाई गई थी सुरक्षा बल की कि कोई भी कैमरा या बंदा अंदर ना आ पाए। हम लोग जिस गेट से गए थे वो दूसरा था। फिर हमें देखना था कि अंदर जो घायल हैं उनकी हालत क्या है, तो उन्हें कैसे रखा किया गया। फिर? तो क्योंकि एक ये बड़ा प्रेमाइसिस है और मीडिया एंट्री और ज्यादातर चीजें बाहर रोड पे थी, तो हमें पता चलता है कि एक पीछे का रास्ता है जहां से नॉर्मल मतलब डिपार्टमेंट स्विच करते हुए लोग जाते हैं। तो मैंने और अभिषेक ने तय किया कि हम अंदर जरूर जाएंगे, तीमारदार बनकर जाएंगे, और हम जाते हैं पीछे के रास्ते से 1-1.5 किलोमीटर घूम करके अंदर हॉस्टल से होते हुए। जब हम मॉर्चरी पहुंचते हैं तो वहां पे हमें दिखता है बिल्कुल सन्नाटा, मतलब एक तिनका तक नहीं, एक प्लास्टिक तक नहीं, किसी मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि इस मॉर्चरी में 12 घंटे पहले लाशें रखी गई थी या 12 घंटे पहले यहाँ क्या मातम का माहौल डिस्पैच हो चुका था। बिल्कुल साफ, गेट पे ताला बंद है, अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया मुझे अभी फोन आया था मेरे दोस्त का, ऐसा ऐसा है, मुझे मिलना था, तो मॉर्चरी से कहाँ गए सारे लोग? वो बोलते हैं जो जहाँ का था उसको भेज दिया गया, अब आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आप जाइए। हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए मॉर्चरी के लिए फ़ोन भी निकालते हैं तो सुरक्षाकर्मी खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, आप हटिए, आप जाइए। हम वहाँ से फिर हटते हैं। फिर हम पहुंचते हैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर कि ये सुरक्षा कर्मी बताता है मुझे कि भाई जो लोग घायल थे वो इमरजेंसी में। हम इमरजेंसी में जाते हैं, वहां भी हम खोजने की कोशिश करते हैं कि लोग कहाँ हैं, मिल जाएंगे। मुझे कोई ऐसी भीड़ स्टैम्पिड वालों की नहीं दिखाई दी। बताया गया कि जो तीमारदार थे उनको वार्ड के बाहर बैठाया गया है और वहां आम लोग भी हैं, तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन स्टैम्पिड वाला है या कौन आम है। इमरजेंसी वार्ड में भी जब पता किया जाता है उनको, मतलब किसी तरह उनसे डॉक्टर्स और रेजिडेंट से पूछा जाता है कि पेशेंट कहाँ गए स्टैम्पिड वाले, तो उन्होंने बताया कि जिसको जो समस्या थी अलग अलग वार्ड में रखा गया है। हाँ। आप न्यू मेडिकल ब्लॉक के वार्ड नंबर 27 और 30 में जाएंगे, वहां पर स्टैम्पिड के सारे लोग हैं। हम जाते हैं वहाँ भी वार्ड में जाने के लिए। अमूमन जब निकल हम वार्ड में जाते हैं तो हर मरीज के तीमारदार को एक पास दिया जाता है कि आप एक पास पे एक आदमी अंदर जाएगा, पर हमारे पास कोई पास तो था नहीं, बट अंदर लोग दिखे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें अंदर जाना है, 5 मिनट हमें मिलना है लोगों से, मैं मिल के आता हूँ। और फिर हम जब अंदर जाते हैं तो दिखता है कि हर एक नुक्कड़ पे, हर एक गेट पे एक सुरक्षाकर्मी खड़ा है जो बाकायदा नज़र बनाए हुए है लोगों पे। हम वार्ड के अंदर भी घुसते हैं तो हमसे कई बार पूछा जाता है, तो हम किसी तरह बहाना करके अंदर हैं, क्योंकि हमें देखना था कि ये स्टैम्पेड वाले लोग कहाँ हैं। और निखिल हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए उन चीज़ों को देख के कि स्टैम्पेड में जितने भी लोग थे, दर्जन भर, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन लोग जो भी थे घायल, जिनको मामूली चोट भी आई थी, उनका कुछ नामो निशान नहीं मिल रहा था। पता चलता है कि नहीं बाकी मरीजों के बीच में वो लोग हैं।
हम जब वार्ड के अंदर गए तो कोई कहीं का बीमार है, कोई किसी हादसे का आया हुआ है, हमने बहुत कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की कि स्टैम्पिड वाले कौन लोग हैं, पर उन लोगों को भी नहीं पता कि मेरे बगल में जो बंदा बैठा है वो स्टैम्पिड वाला है या नहीं है। और इन सब बातचीत के दौरान हमें बराबर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, कुछ लोग हैं, सुरक्षाकर्मी हैं जो बराबर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं कोई गलती से भी मीडिया वाला अंदर ना आ जाए। हालांकि हम ये सारी चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, अनुभव के तौर पे हमने जो कुछ देखा वो यही था। वहां से हम बाहर आते हैं और फिर बाहर एक लिस्ट भी लगी रहती है घायलों की और जो मृतक थे उनकी भी। और ओवरऑल एक्सपीरियंस यही रहा कि जितनी मतलब तेजी दिखाई गई या फिर जितनी कड़ाई घटना के बाद घटना की बातों को सामने लाने से रोका गया, अगर इतनी तत्परता और इतनी सतर्कता तब होती तो इतने शायद जवान इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जितने कैमरा रोकने के लिए खड़े हैं, तो काहे के लिए इतनी बड़ी भगदड़ होती। ये एक ना ओवर कमिटमेंट वाली जो अभी वैलेंटाइन कुछ दिन पहले गया, लड़कों ने बड़े लंबे लंबे वादे लड़कियों से कर दिए हैं, तो उस तरह की ना सरकार की हरकतें वैसी ही हैं। उनको उस रिलेशनशिप में कितना इंटरेस्ट है पता, बोलना बहुत ज्यादा है। जैसे वही है, वो 144 साल उसी तरह की चीज है। फॉर सम रीजन, मतलब भारतीय रेल एक ऐसे व्यक्ति चलाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने वो वीडियो देखा, बच्चों को समझा रहे थे कि ये बोगी है, ये कोच है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये मंत्रालय है कि वो बोगी और कोच का फर्क जानता है। वो आदमी मतलब उनके रहते हुए इस तरह का प्रचार रेलवे कर दे रहा है कि हम 13,000 ट्रेनें चला रहे हैं कुंभ के लिए। 13,000 ट्रेन कितना होता है? हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज चलती ही 13,000 ट्रेनें हैं, और आप किसी भी मेले के लिए, चाहे आपकी नियत कितनी भी अच्छी हो, आप 13,000, आप 100% कैपेसिटी थोड़ी ले नहीं आओगे ना। खबर गांव में अगर रोज एक राजदूत होता है तो अचानक से 2 नहीं होने लगेंगे। रोज 5 हम वीडियो अपने दर्शकों को देते हैं तो 10 रोज नहीं दे सकते, कितनी भी कोशिश करके। बहुत मुश्किल चीज है, एक आध बार हो पाएगा। इन्होंने कहा 13, और वो गेम क्या था, 13,000 ट्रेन नहीं थी, 13,000 ट्रिप्स। जैसे अभी आप कौन सी ट्रेन से आए हैं? मैं एनडीएलए सुपरफास्ट से आया हूँ। नई दिल्ली सुपरफास्ट है ना, रोज चलती है, रोज चलती है वो। तो नई दिल्ली सुपरफास्ट बनारसियों के लिए एक ट्रेन है। हाँ। पर फेरा वो कितना लगाती है? हफ्ते में 7 है ना, या 365 एक तरफ से, 365 दूसरी तरफ से, तो आपको उसके 730 फेरे मिलेंगे एक साल में। लेकिन वो ट्रेन एक ही है, तो ये 13,000 ट्रिप्स थी जी, है ना। नई दिल्ली सुपरफास्ट एक हफ्ते में चल रही है, ट्रेन एक ही है, लेकिन फेरा 7 लगा। दोनों तरफ का गिनना है तो 14 फेरा हो जाएगा। तो ये एक आंकड़ों का खेल था। जो लोग जानते हैं बोगी और कोच का फर्क, वो ट्रिप और ट्रेन का फर्क नहीं जानते होंगे, मैं नहीं मानता। फिर भी इस तरह का प्रचार किया गया। आप कह रहे हैं इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, 144 साल का योग है, 13,000, तो ये चीजें लोगों को मोटिवेट करती हैं फिर कि भाई व्यवस्था होगी। कभी भी आप एक मतलब आप बच्चे का जन्मदिन भी अपने घर में करते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कि मेरे घर में कितने लोगों का खाना बन पाएगा, कितने लोग ड्राइंग रूम में आ सकते हैं, कितने लोग बेडरूम में आ सकते हैं। या फिर आप एक जगह हायर करते हो, उस जगह की भी कैपेसिटी देखते हो, भाई 200 प्लेट 300 प्लेट कितना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हो सकता है। हैसियत नहीं होती है तो आप छोटा प्रोग्राम करते हो। और ये भी बताया गया कि 1500 टिकट पर घंटे के हिसाब से जनरल टिकट दिए गए। तो आप इतने टिकट्स क्यों इशू कर रहे हो जब आपको पता है कि हम 1500 लोग को एक घंटे में यहां से निकाल ही नहीं पाएंगे? और ना दो, ये भी ना एक चीज है, 1500 टिकट अगर हर घंटे बिक रहे हैं तो वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो रेलवे के ही सिस्टम से बुक हो रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको पता चलना चाहिए। और आरपीएफ और दिल्ली पुलिस, मतलब जो जीआरपी के मिला के 80 जवान स्टेशन पर थे, पर उन्हें कोई अलर्ट कभी दिया नहीं गया क्राउड के बारे में। जब 1500 हर घंटे बुक हो रहा है तो 1 अलर्ट आना चाहिए था। दूसरा, यस ज्यादा टिकट बिके, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बिके। मैं बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं ये बात। धीरज मिश्रा और आलोक सिंह की रिपोर्ट बताती है कि भीड़ थी, लेकिन 15 फरवरी से ज्यादा भीड़ 8 फरवरी और 29 जनवरी को रह चुकी थी। 15 फरवरी को 54,000 से ज्यादा टिकट बिके, जो बहुत बड़ा नंबर है नई दिल्ली के लिए। लेकिन 8 फरवरी को 54,600 टिकट बिके थे, 29 जनवरी को 58,000 जनरल टिकट बिके थे। तो इससे ज्यादा आपने वहां पे क्राउड देखा, लेकिन तब मैनेज कर लिया, उस दिन आप मैनेज नहीं कर पाए। अच्छा, एक और चीज हमें माननी पड़ेगी कि रेलवे के खुद ही इनसाइडर्स, ये भी मैंने धीरज जी और आलोक जी की रिपोर्ट में देखा, एक्सप्रेस पे छपी हुई है, कि रेलवे को भी नहीं पता है कि कितने लोग थे। रेलवे को पता क्या है, कुछ जो लोगों ने तो रिजर्व टिकट लिया है उनका तो नाम नंबर एड्रेस उनके पास में है। फिर जिन लोगों ने जनरल टिकट खरीद लिया यूटीएस से, उनका भी नंबर उनके पास में है। लेकिन कुंभ के रश को देखते हुए, ये एक ओपन सीक्रेट है, कोई रेलवे विभाग मंत्रालय का कोई व्यक्ति आकर के ऐसा कहेगा नहीं कभी कैमरे पे, लेकिन ये सच है
कि क्योंकि रश इतना है इसीलिए बड़े स्टेशंस पर चेकिंग को हल्का कर दिया गया है। क्योंकि भाई अगर टीटी लाइन लगा के चेक करने लगेंगे तो वही बात होगी, फुट ओवर ब्रिज पर उसी तरह की भीड़ बनेगी। इसी को देखते हुए चेकिंग को हल्का किया गया। तो जो लोग बेटिकट चले जा रहे हैं उनकी किसी संख्या का अभी आइडिया नहीं है। और उस दिन के बारे में भी मतलब अभी तो खैर भगदड़ एग्जैक्ट, कोई अच्छी व्यवस्था और खराब व्यवस्था दोनों में भगदड़ हो सकती है। हाँ। और एकदम एग्जैक्ट रीजन पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी भगदड़ का, क्योंकि भाई एक वाजिब बात थी या किसी ने अफवाह फैला दी या जोर की आवाज हुई कि जैसा पटाखा लगा तो लोगों को गोली का शंका हो जाती है। इस तरह का मैं नहीं कह रहा हूं कि ये नई दिल्ली पे हुआ, अलग अलग चीजें होती हैं। तो 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे भुवनेश्वर राजधानी जो लेट थी, 13 नंबर पर स्वतंत्रता सेनानी 14 पे प्रयागराज एक्सप्रेस। अब दिक्कत क्या हुई, 12 नंबर पे 8 बजे शिवगंगा चली थी, लेकिन शिवगंगा में कई लोग नहीं चढ़ पाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन में उतनी जगह नहीं थी। 14 नंबर पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, वहां से 9 बजे मगध गई थी, लेकिन मगध के साथ भी यही हुआ था कि कई लोग चढ़ नहीं पाए। तो 12 और 14 पे भीड़ थी पहले से थी। ऐसे लोग थे जो चढ़ने के लिए आए थे, नहीं चढ़ पाए। फिर वहां 14 पे प्रयागराज एक्सप्रेस लगती है, 13 पे स्वतंत्रता सेनानी लेट, 11 पे भुवनेश्वर राजधानी का समय, मतलब लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं। 8:50 के करीब ये रेलवे अनाउंस करता है विद गुड इंटेंशन, मैं इसमें रेलवे की गलती नहीं ढूंढता। 8:50 पे वो कहते हैं भाई बहुत भीड़ है, हम एक गाड़ी चलाएंगे कुंभ स्पेशल, मेला स्पेशल। ये चली 12 से, तो उसके ये हुआ कि लोगों को लगा कि यार 12 पे से जाएगी इलाहाबाद वाली ट्रेन, प्रयागराज वाली ट्रेन, कुंभ वाली ट्रेन, उसको आप जो भी कहना चाहें। तो जो लोग इकट्ठा थे पहले से इन प्लेटफॉर्म से, वो 12 की तरफ भागे। तो कई लोगों ने कहा कि अगर प्रयागराज को एक बार जाने दिया जाता वहां से, तो जितने लोग चढ़ पाते वो चढ़ जाते, वो लोग चले जाते, उसके बाद क्राउड बचता, और फिर अनाउंस अगर किया जाता कि भाई प्रयागराज के लिए एक और गाड़ी हम दे रहे हैं, उसमें लोग चले जाएंगे, तो शायद। लेकिन अब फिर ये शायद वाली चीज है। जैसे हमने कहा कि एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में तो इंडियन रेलवेज का जो एक हाई लेवल कमेटी बनी है वही लोग बता पाएंगे, लेकिन वो जो एक ओवर कमिटमेंट और अंडर मैनेजमेंट है ना, उसकी शिकायत है। शुरुआत में हमने कहा था संभवतः एक किसी बड़े देश की जो खुद को बहुत ताकतवर देखना चाहता है विश्व पटल पे, है ना, हम सब उस सपने का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे आगे खड़े मुल्कों में जाए, लेकिन संभवतः ऐसी आकांक्षाओं वाला एक ही देश होगा जिसकी राजधानी के मेन प्लेटफॉर्म स्टेशन पर भगदड़ों का इतिहास। 13 नवंबर 2004 5 महिलाओं की जान गई, कई घायल हुए, ओवरब्रिज पर क्राउड हुआ था, बिहार जा रही ट्रेन पकड़ने को जा रहे थे। 16 मई 2010 2 लोग मारे गए, 15 घायल, पटना जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को 13 प्लेटफॉर्म से जाना था, 12 पर लगा दी गई, लोग भागे, 2 लोग मर गए। 2012 बिहार जा रही ट्रेन को पकड़ने लोग भागते हैं, 2 लोगों की मौत होती है, और यहाँ भी दिक्कत यही थी, प्लेटफॉर्म बदला गया था। तो ये एक भगदड़ों का इतिहास है, और सब प्लेटफॉर्म बदलने से ही कहीं ना कहीं जब लोगों को ये पता चलता है कि अचानक उन्हें प्लेटफॉर्म एक्स पे वो खड़े हैं और उन्हें जाना है प्लेटफॉर्म वाई पे, तभी इस तरह की बातें सामने आती हैं। आनंद विहार को बनाने का एक बहुत बड़ा कारण ही ये था कि पूरब की तरफ जो ट्रेनें यहाँ से जाती हैं दिल्ली से, उनका जो स्ट्रेस है ओल्ड दिल्ली पे, नई दिल्ली पे, निज़ामुद्दीन पे, उससे कम किया जाए। तो आनंद विहार भी बना लिया गया था, उसका दिसंबर 2009 में उद्घाटन हुआ, लेकिन जब तक के अगले साल भगदड़ नहीं हुई तब तक के बड़ी संख्या में ट्रेन आनंद विहार शिफ्ट नहीं की गई थी। ये मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं थी। खैर, अब जो हुआ उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस तरह के डिस्कशंस का मकसद यही है कि आपको बताएं कि आपके मुल्क में क्या चल रहा है, ताकि आपके अंदर से वो एक आवाज़ पैदा हो कि इस तरह से काम नहीं चल सकता है। अगर हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसे तो कम से कम ट्रेनें चलाने का मतलब हुनर हम में होना चाहिए कि 18 लोग मर न जाएं जी। और अगर ट्रेन नहीं भी चला पा रहे हो तो भीड़ को कम से कम कंट्रोल करके तो रखो। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोग जा रहे हैं तो थोड़ी तो नजर बनाओ कि भगदड़ ना मचे, लाइन से लोग एक से दूसरे हाँ, मतलब वही बात है ना, जितना आप 16 तारीख को आपने लोग रखे थे स्टेशन पे ड्यूटी पे, उतने 15 को रख देते, शायद नहीं, लोग आराम से चढ़ते और उतरते। खैर, इसी नोट पर इस बात को हम कंक्लूड करते हैं। बार बार आ रही खांसी के लिए हम चाहते हैं माफ़ी,
और चाहते हैं इजाज़त। अगली पेशकश जो खबर गाँव की होगी उससे भी आप ज़रूर देखिएगा। देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबर गाँव के साथ।